नमस्कार, सिटीजन्स वॉइस शो में आप सबका स्वागत है। इससे पहले कि हम आज प्रोग्राम की शुरुआत करें, आप लोगों से निवेदन है, कृपया करके लाइक करें, सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बटन ऑन करें। एजे सिंह ऑफिशियल इसका हैंडल है। मेरा नाम आत्मजीत सिंह है। सिटीजन्स वॉइस शो हमारे शो का नाम है। हमारे साथ गिरीश जोशी जी जुड़े हुए हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। बहुत बहुत स्वागत है गिरीश जोशी जी आपका। नमस्कार। धन्यवाद। और नेपाल को लेकर हम लोग 2 दिन से देख रहे हैं नेपाल में क्या हो रहा है, और कहीं ना कहीं इसके पीछे क्या राजनीति है, क्या विदेश नीति है, क्या जियोपॉलिटिक्स है, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। नेपाल में सत्ता परिवर्तन ठीक वैसे हो रहा है जैसे बांग्लादेश में स्टूडेंट अपराइजिंग हुई थी। जनरेशन जी, राजशाही, नेपो किड्स, ये सब चीजों को लेकर 3 ही परिवारों में सत्ता जो है वो बटी हुई थी। जॉब्स नहीं मिल रहे, अनएम्प्लॉयमेंट भारत में भी इतनी हाई है, 13% नेपाल में है। यानी कि हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया गवई साहब को भी ये कहना पड़ा, तुषार मेहता जो सॉलिसिटर जनरल हैं, कि देखिए आप लोग जिस तरीके से स्टेट गवर्नमेंट्स तमिलनाडु की हों, वेस्ट बंगाल की हों, जिस तरीके से उनको परेशान कर रहे हैं, पंजाब है, आने वाले समय में यहां भी ऐसी अपराइजिंग हो सकती है। एक हिंट उन्होंने दी। पहले तो नेपाल में जो हो रहा है उसके संदर्भ में, और भारत पर उसका क्या असर पड़ सकता है इसके संदर्भ में गिरीश जोशी जी आपसे आपके विचार। धन्यवाद आत्मा जी। देखिए, ये जो चल रहा है ये कोई ओवरनाइट या सडन स्पार्क नहीं है। इसके पीछे बड़ा एक वेस्टर्न, अब अमेरिका को अकेले कोई नहीं दोषी ठहरा सकता। यूरोपियन यूनियन और सब मिलके ये इनकी जो कॉलोनाइजेशन की जो हैबिट थी उसमें उसका पूरा एक उलट एटमॉस्फेयर बनता जा रहा है ब्रिक्स बनने के बाद। अभी इसमें आप देखिए तो ये शुरुआत हुई थी 2017 में श्रीलंका से, और ये जितने कंट्रीज में आपको नाम दे रहा हूं ये सारे ब्रिक्स के मेंबर, BRI के मेंबर है। चाइना ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो शुरू करा उसमें सबसे पहला टारगेट बनता है श्रीलंका। उसने 99 इयर्स का चाइना के साथ हनुमनटोटा का ये लीज करता है, और उसको जैसे लगा कि इंडो पैसिफिक में अमेरिका को लगा कि मेरा दबदबा शायद खत्म हो रहा है, तो उसने श्रीलंका में आगे भी बड़ी कोशिशें करी है लेकिन वो फेल गया है। तो श्रीलंका में एक गवर्नमेंट कू होता है, गवर्नमेंट चेंज हो जाती है, रेजिम। उसके बाद आप आइए पाकिस्तान में। पाकिस्तान में जैसे ही CPC, तो वो चाइना का इकोनॉमिक पाकिस्तान में कॉरिडोर बनता है, 20 बिलियन डॉलर उसमें चाइना डालता है और इमरान खान वहां से हट जाता है। फिर आप आइए लाओस में। लाओस की एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन है जो रेलवे प्रोजेक्ट में वो भी इन्वॉल्व है। उसके अंदर ऊपर वियतनाम है, नीचे कंबोडिया है, एक तरफ म्यांमार है। उसमें $6 बिलियन का एक प्रोजेक्ट था जो ये था। तो लाओस में भी रेजिम चेंज का और वहां पे डिस्टर्बेंस शुरू होता है। उसके बाद आप आइए म्यांमार। उसके ऊपर म्यांमार में 2021 के अंदर सडनली गवर्नमेंट चेंज होती है और उधर प्रॉब्लम हुई होता है कि एनवायरनमेंट को नुकसान हो रहा है, BRI से चाइना का दबदबा बढ़ रहा है। ये कॉमन एक एस्पेक्ट वहां पे फ्लोट किया जाता है। फिर एक छोटा सा देश है किर्गिस्तान, उसमें भी $35 बिलियन डाले हुए थे और वो बाद में नहीं कर पाया। दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि वो चाइना रेलवे लाइन, इसको चाइना किर्गिस्तान और उज्बेकिस्तान को लिंक कर रही थी। $35 बिलियन का खर्चा किया, उसको पेमेंट नहीं करने दिया। IMF ने बोला हमको हमारा पैसा पहले दे दो, वो फंस गया। तो उसको 2% इंटरेस्ट पे चाइना ने छोड़ तो दिया कि भाई 2% इंटरेस्ट लूंगा आप जब दोगे। उसके बाद आप ऊपर आते हैं तो जाम्बिया में आप देखिए, जो बाद में इस तरफ जो थे, जाम्बिया में भी उन्होंने वो डिफॉल्ट कर दिया पेमेंट का, पावर प्लांट और रोड्स के लिए $3 बिलियन के बाद। तो जाम्बिया में भी एक अनरेस्ट खड़ा होता है। मालदीव्स में आप आइए तो मालदीव्स में हम सब लोगों को पता है कि वहां पे मालदीव्स का एक ये चाइना ब्रिज बना रहा था और एयरपोर्ट बना के दे रहा था। तो डॉक्टर अब्दुल यमीन का 2018 में निकाल दिया जाता है, वहां भी एक रेजिम चेंज होता है। उसके बाद आप केनिया में आइए तो केनिया, मोम्बासा और नायरोबी का जो ये मीटर गेज से ब्रॉड गेज का गेज कन्वर्जन चल रहा था, उसमें 3.2 बिलियन ऑलरेडी चाइना डाला था। मतलब आप देखिए कि ये जो वेस्टर्न का जो षड्यंत्र था, ये चाइना का पैसा डाल देने के बाद ही वहां पे गवर्नमेंट की रेजिम चेंज करने का ये लोग षड्यंत्र करते थे। अब इसमें 3 ऐसे कंट्रीज हैं जो BRI में मेंबर थे लेकिन उनको डराया गया। उसमें पहला था इटली। इटली ने अपने आप को BRI से 2023 में विड्रॉ कर लेता है। पनामा को हमको पता है कि उसने बोला पनामा में खरीद लूंगा, पनामा के पोर्ट नहीं तो हम लोग खरीद लेंगे, ब्लैक रॉक खरीद लेगा, ऐसा कोई उन्होंने वो गेम चला था। तो फरवरी 2025 में पनामा भी BRI से विड्रॉ कर जाता है। और लास्ट वाज मलेशिया एंड तंजानिया। अभी इधर भी ये डिस्टर्बेंस शुरू कर रहा है। तो नेपाल वाज वेरी लास्ट। हम लोग उसमें नहीं इन्वॉल्व हो पाए थे
क्यों कि हम लोग बीआरआई का पहले हमने अपोज किया था, और वैसे भी हम लोग उसमें डायरेक्ट लिंक्ड नहीं थे, क्योंकि हम लोगों का अपना खुद का एक प्रोग्राम था कि मुंद्रा से लेके आईफा इजराइल तक हम अपना भी एक बीआरआई बनाने की कोशिश कर रहे थे। तो हम लोग अलग तो रहे, लेकिन जैसे ही लास्ट में देखा गया कि ब्रिक्स में हमने मीटिंग अटेंड करी, एससीओ में करी, तो सडनली कहीं से आतंकवादी आते हैं, पुलवामा में अटैक करते हैं, और वो फिर वॉर जैसी सिचुएशन तक लाके उसने सब अपना हिसाब किताब पूरा कर। मतलब कहीं पर भी बीआरआई को डिस्टर्ब कैसे करना, ये इनका पहला हेतु है, और ये वो कोशिश करते चले जा रहे हैं 2017 से। इसको चाइना और ये कैसे काउंटर करेंगे? अब आप देखिए, सडनली नेपाल के अंदर कोई दिक्कत नहीं थी। नेपाल के अंदर आप लोगों का वो जो स्टूडेंट्स का जो अनरेस्ट था, वो अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से, रिसेशन की वजह से वो चल ही रहा था। वो बांग्लादेश की तरह सडनली कैसे स्पार्क होता है? तो किसने ऑर्डर दे दिया? क्योंकि जैसे ही केपी शर्मा ओली ने मॉस्को से डायरेक्ट फ्लाइट शुरू करी नेपाल से, और उसको लगा कि अभी ये काफी कुछ मूवमेंट्स करेंगे, फिर उसने देखा कि रेलवे लाइन भी डल रही है बीआरआई के अंडर में, तो देखा कि जैसे नेपाल भी हाथ से न निकल जाए, तो वहां पे सडनली एक मूवमेंट होती है। और ये आप देखिए कि किसने ऑर्डर दे दिया। आपको कंपेयर कर दे तो देखिए, मणिपुर को डिस्टर्ब करने के लिए एक कोर्ट का ऑर्डर काफी था कि भाई ये भी SC ST कैटेगरी में, ये ऐसा होता है। ये वन ब्यूरोक्रेट कैन क्रिएट द होल ट्रबल। तो वहां पे सडनली इन्होंने बोल दिया, क्योंकि वो काफी उनके जो ये रिच बच्चों का जो पूरा वीडियोस वगैरह वो कर रहे थे, उसमें उनको लगा कि हमारी तरफ बहुत ज्यादा नेगेटिव है, तो उन्होंने सारे 8 एप्लीकेशंस को उन्होंने स्टॉप कर दिया। लेकिन सस्पेंस वाज कि टिकटॉक बंद नहीं किया, विच वाज चाइनीज ओन्ड। तो टिकटॉक के अंदर से ये मैसेज रिलीज होने लगे। तो आप इशारा समझ सकते हो कि किसको ये चाहा था कि भाई डिस्टर्बेंस करते हैं, सामने हम भी करेंगे। फिर आप देखिए कि सब, जब गूगल भी बंद हो गया, एक्स भी बंद हो गया, तो ये राइटर्स ने इनके मिनिस्टरों को ढूंढा कैसे? तो आप देखिए, बाइडू की एप्लीकेशन चाइना में अवेलेबल है, और बाइडू का जो गूगल जो मैप, बाइडू मैप्स का जो एप्लीकेशन है, दैट इज मच मोर फास्टर देन योर गूगल मैप्स। तो वो पर्सनल लोग, तो ये इसके अंदर सिर्फ नेपाल छोटा सा नहीं है, उसको हम लाइटली नहीं ले सकते। ये बहुत बड़ा खतरा पूरे एशिया के लिए है, कि क्योंकि अमेरिका को अब अपनी डूबती नैया दिख रही है, तो ही विल अल्टीमेटली ट्राई टू डैमेज एज मच एज पॉसिबल। उसने वेनेजुएला पे अपना फ्लीट भेज के वहां पे एक डिस्टर्बेंस करना शुरू किया है। ब्राजील को भी वो डिस्टर्ब कर रहा है। मतलब उसका टारगेट ब्रिक्स है और बीआरआई है। तो ये समझना पड़ेगा, इसके अंदर हम लोगों का भी तो कुछ ऐसा रोल हो सकता है। अभी इंटरेस्टिंग पार्ट आप देखिए कि नेपाल के राजा ने राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी जो एक बनी हुई है, दैट पार्टी हैज गॉट अराउंड 13 मेंबर्स इन पार्लियामेंट। अब उसका जो, उसके सामने काउंटर एक पार्टी है, दैट इज राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी। वो काबी लमीचैन को इन्होंने अंदर कर दिया था। आपने ऑपोजिशन को जेल में डाला, यही गलती बांग्लादेश ने करी, यही गलती नेपाल ने करी। आपने ऑपोजिशन का जो लीडर था उसको आपने अंदर किया, और ये अनरेस्ट ज्यादा स्ट्रांग होने लगा। तो जेल टूटते ही पहले इन लोगों ने काबी को छुड़वा दिया है। अब हम, कोई कोशिश कर रहा है कि भाई वहां पे राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी जो है, जो ऐसे मानी जाती है कि भाई हम लोग भी उसमें कुछ ज्यादा इन्वॉल्वमेंट कर रहे हैं, तो उसको आने के साथ काउंटर का भी वो आदमी निकल आता है। अब देखिए, काफी गेम्स हो रही हैं कि आप भी एक्ट कर रहे हो और सामने वाला भी कर रहा है। तो हम लोगों का डिसीजन मेकिंग जब तक कंप्लीट नहीं होगा, वेदर नाउ वी आर विद द वेस्ट या ईस्ट, तो आप समझ लीजिए कि हम लोगों को साइकोलॉजिकली और डिस्टर्बेंस के लिए तैयार रहना पड़ेगा। और जब तक हम अपना क्लियर फाइनल नहीं करेंगे, आप पूरी हिस्ट्री, आप भाजपा की गवर्नमेंट माइनस करके आप देख लो, तो दे ऑलवेज रिमेन साइलेंट एंड न्यूट्रल। आज मीडिया जैसे बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होने जाता है, वो न्यूट्रल नहीं होता, तो उसका नतीजा आपने नेपाल में देख लिया कि नेपाल में तो उन्होंने पूरी जो गोदी पेपर था और जो टीवी चलता उसको, उसकी बिल्डिंग ही जला दी। रीजन इज कि आपको पब्लिक को ही सुनना पड़ेगा। आपका जो धंधा एडवर्टाइजमेंट पे गवर्नमेंट की तरफ से चलता है, दिस इज नॉट अ गुड बिजनेस। तो अल्टीमेटली आपका ये आउटकम ये होगा। तो हमको इसके लिए रेडी रहना पड़ेगा कि हम अकेले ही नहीं है, पूरे बीआरआई और ब्रिक्स के अंदर जितने भी गए हैं, उसको कैसे अमेरिका डिस्टर्ब करता है डीप स्टेट के साथ, उसके लिए हमको अलर्ट रहना पड़ेगा। और हियर इज योर इंटेलिजेंस फेलियर, कि आपके इंटेलिजेंस को पता ही नहीं चला, ना नेपाल को पता चला, ना बांग्लादेश को पता चला कि कैसे षड्यंत्र होते हैं। जी। तो ये मान लेना चाहिए कि नेपाल में जो जनरेशन जी की अपराइजिंग हुई, वो एक इंटेलिजेंस फेलियर था, भारत की साइड पे भी और नेपाल की साइड पे भी। भारत को उसका अंदाजा ही नहीं था कि वहां कैसे सिमर हो रहा है। हालांकि जो आपने बात की वो बहुत वैलिडेटेड पॉइंट है कि कुछ समय पहले फेसबुक पेजेस को बंद किया गया। अब ये नेक्स्ट जनरेशन जो नेपाल की है, जेन जी किसको कहते हैं, 1996 से 2012 के में पैदा हुए जो बच्चे हैं, वो अपने आप को जनरेशन जी कहते हैं।
जनरेशन वाई, जनरेशन एक्स, इस तरीके से हम लोग जनरेशन को डिफाइन करते हैं। अब ये जो टीन्स हैं, जो अर्ली 20s में हैं, वो कह रहे थे कि भाई नौकरी नहीं है, सिस्टम पॉलिटिकल जो है करप्ट है, और जब हम सोशल मीडिया पे इन बातों को उठाने की कोशिश करते हैं तो उन सोशल मीडिया को भी बैन कर दिया जाता है। इस पर यह गुस्सा था कि सोशल मीडिया को फ्री करना चाहिए, और सारा गुस्सा जो सोशल मीडिया का था, जो 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स थे, जिसमें फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, एक्स, यूट्यूब, ये सब पे बैन लगा दिया गया था। उसमें अथॉरिटीज के ऊपर वो था, तो वो चाह रहे थे, जनरेशन जी चाह रही थी कि ये डिजिटल बैन हटा दिया जाए। सत्ता परिवर्तन की तरफ उनका नहीं था, इसमें तो कुछ जो लोग वेस्टेड इंटरेस्ट वाले थे वो उसमें घुस आए, जिसमें लूटपाट मचाई गई। तो ये लूटपाट मचाने वाले जनरेशन जी वाले लोग नहीं थे। आपने देखा जब वो पैलेस में घुसे, उसमें पैसा मिला तो उन्होंने पैसा उड़ा दिया। उन्होंने कहा पैसे के लिए हम यहाँ नहीं आए हैं, हम आजादी चाहते हैं, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, जिस पर हमारी माननीय सुप्रीम कोर्ट भी बाद में कई सारी पीआईएल्स जाती हैं। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, लेवल प्लेइंग फील्ड, स्टेट्स के अधिकार, गवर्नर के रोल, प्रेसिडेंट रेफरेंस का पॉइंट, ये सब उन्हीं चीजों की तरफ इशारा करता है जो नेपाल में हो रही है। तो एक मान लेना चाहिए कि नेपाल में जो हुआ वो एक लिटमस टेस्ट है भारत के लिए भी, कि अगर भारत में भी अभिव्यक्ति की आजादी को इस तरीके से तोड़ा मरोड़ा जाएगा तो यहाँ पे भी वो दिक्कतें आ सकती हैं। इसमें आपने कहा कि जो दूसरे कंट्रीज हैं जो बीआरआई में शामिल थे, उनको तोड़ने के लिए इंडिया का जो मिडिल ईस्टर्न यूरोपियन कॉरिडोर था, आईएमईसी, जिसके ऊपर भारत काम कर रहा था, और इंडो पैसिफिक रीजन में हमने पहले भी प्रोग्राम किया इस पे कि हमने पोर्ट्स बनाने के लिए, चाइना को काउंटर करने के लिए विभिन्न कंट्रीज में पोर्ट्स बनाने की जो बात की, वो भी इसी बात में शामिल है। आपने ज्ञानेंद्र साहब का नाम लिया। ज्ञानेंद्र साहब की जो फॉर्मर किंग हैं, ज्ञानेंद्र शाह, ही हैज सेंट अ मैसेज ऑफ कमिसरेशन इन द फैमिलीज जिन्होंने लाइफ लूज करी। वो ये भी कह रहे हैं कि इंटरिम गवर्नमेंट बन जानी चाहिए जल्दी से जल्दी, और सीजीआई जो पूर्व में रही हैं कार्की जी, उनको कहा जा रहा है कि इंटरिम में प्राइम मिनिस्टर या इंटरिम प्राइम मिनिस्टर जैसे यूनुस साहब बने, मोहम्मद यूनुस साहब बांग्लादेश के, इस तरीके से कोई बात चल रही है। इसमें आपको क्या लगता है आने वाले समय में? सुशीला कार्की इंडिया की बीएचयू में पढ़ी हैं और वो कहती है मेरे बड़े अच्छे रिलेशंस हैं भारत के साथ। कहीं ना कहीं हिंदू राष्ट्र की बात की जा रही है, कहा जा रहा है ये भारत का जो डोवल साहब का जो एजेंडा है या डोवल साहब का जो लक्ष्य है वो पूरा करता है। तो ये जो मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन चल रहा है, ये क्यों चल रहा है? क्या मोदी जी को इसमें भी कोई क्रेडिट मिलने वाला है जो नेपाल में हो रहा है? देखिए, सोशल मीडिया कंट्रोल अभी भी आपके ज्यादातर यूरोपियन कंट्रीज में और अमेरिका में है। अब उनका एक आप चेंज देखिए, इसके बीच में इसलिए बता दूं कि अफ्रीका ने एक बहुत ही स्ट्रिक्ट कंडीशन रख दी है कि भाई जिसको भी यहाँ पे ऑपरेट करना होगा, इसकी ऑफिस यहाँ पे होगी, जो नेपाल वाज आल्सो डिमांडिंग कि आपका सर्वर यहाँ पे होना चाहिए ताकि आप लोग जो मिसचिफ करते हो वो ये नहीं होगा। तो एवरी अफ्रीकन कंट्री इज नाउ गॉट अलर्टेड कि क्योंकि हमको हमारी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना है, तो जो फिल्टर होगा वो हमारे अफ्रीका में रहेगा, और वी कैन नॉट अलाउ यू टू जस्ट राइड फ्री। तो आप जो चाहते हो वो डिस्टर्बेंस कर पाते हो। आप देखिए, बांग्लादेश में भी डिस्टर्बेंस, अनरेस्ट जो था, दैट वाज बेसिकली अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन। ये दो ही रीजन होते हैं जहां से नाराजगी बिल्ड हो सकती है। ये ऐसा तो ना था कि रातों रात बांग्लादेश में कुछ इरप्ट हो गया। अब एक मिस्चीवियस कैरेक्टर इनके पास था बाइडेन के टाइम पे, दैट वाज होम सेक्रेटरी फॉर होम, डोनाल्ड लू। और डोनाल्ड लू को ऐसा माना जाता है कि ही वाज टर्म्ड एज रेजिम चेंजर। वो जिस कंट्री में जाता है वहां पे वो रेजिम चेंज करवा देता है। उसने मिडिल ईस्ट में भी उसने ट्राई करा था, उसने रशियन ब्रेकअवेज में भी ट्राई करा था। अब इसको आप देखिएगा तो अगस्त 6 को एक पाकिस्तान टुडे, बहुत एक रेप्यूटेड मैगजीन जो है, उसमें इमरान खान ने इंटरव्यू भी दिया है और उसने लिखा है कि भाई डोनाल्ड लू जहां भी जाता है, वो यहाँ आया था, फिर वो इंडिया में आता है, दिल्ली में नहीं आता है, वो चेन्नई में जाता है। चेन्नई में जाने के बाद वो श्रीलंका जाता है, श्रीलंका से वो बांग्लादेश जाता है, और बांग्लादेश जाने के बाद उसी दिन शेख हसीना वहां से डिपोर्ट होती है, वो वहां पे बड़ा हो जाता है, और उसको आर्मी बोलती है कि अभी आप यहाँ से निकल जाइए, हमारे बस की बात नहीं है। तो आपको बाद में रीजन पता चलता है जब पाकिस्तान टुडे ने लिखा कि डोनाल्ड लू की चाल थी, और उसको कंफर्मेशन शेख हसीना ने खुद यहाँ आने के बाद दिया कि वन व्हाइट मैन हैड कम टू मी, और उसने मेरे से सेंट मार्टिन आइलैंड मांगा। सेंट मार्टिन का आप लोकेशन देखिए तो इतना आइडल है कि जैसे सब जगह नेवल बेस अमेरिका बना के बैठा है, उसको यहाँ पर बे ऑफ बंगाल में कहीं रास्ता नहीं मिल रहा था।
तो उसने बोला जैसे ही मैंने मना करा तो आई नो कि मेरा रेजिम चेंज हो जाएगा। शी वॉज वेरी श्योर। अब उसी में देखिए कि बाद में वहां से वीडियो लीक हुआ था कि रात को 3 बजे चाइना का भी एक डिप्लोमेट चार्टर्ड फ्लाइट करके ढाका आता है और वो अपने शेख हसीना से उसकी मुलाकात होती है। शी वॉज कन्वेड, और उसके बाद चाइना ने अपना बिल्टअप बॉर्डर के पास कर दिया, क्योंकि हम लोगों का रिस्पॉन्स उसके अगेंस्ट में कुछ नहीं था सिवा कि शेख हसीना को यहाँ पे एक रेंडवूज देने के। तो चाइना को समझ में आ गया कि अगर जबरदस्ती ले लेते हैं, कुछ मूवमेंट करते हैं, इंडिया एक्ट नहीं करेगा तो आई विल हैव टू अटैक द अमेरिकन डिप्लॉयमेंट देयर इन सेंट मार्टिन आइलैंड। तो हम लोगों ने इसको नहीं देखा, हम बड़ी एक पुरानी गेम खेलने गए कि वहां पे अरकान आर्मी जो कर रही थी उसको सपोर्ट मान के सोचा कि हम उससे डिस्टर्बेंस करेंगे। तो वो कांटे से कांटा निकालने की जो हमारी डिप्लोमेसी है दैट इज 60s की डिप्लोमेसी, अभी नहीं होती। अभी तो आपको आर्म्स में इतना प्रूव करना पड़ेगा कि यहाँ पे आओगे तो आप खत्म हो जाओगे, जो ईरान ने किया, जो कतर ने किया। तो अभी आप देखिए ये सारे सिचुएशंस के अंदर रिजिम चेंज का इन लोगों ने तैयारी तो बहुत पहले कर देते हैं, और उसमें 8 पार्टीज हैं नेपाल के अंदर। और ये बहुत अच्छा इसलिए होता है क्योंकि जितनी ज्यादा पार्टियां होंगी उसमें एनीबडी कैन बी मेड अ स्केपगोट। और जब आपके एमपीज पैसा लेके बिक सकते हैं तो आप समझिए कि उनकी लॉयल्टी कितनी हो सकती है। आज अगर नेशनल बिल्डिंग की बात होती तो आपको वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में ही समझ में आ जाता कि हु इज रियली इंटरेस्टेड टू डू ए नेशनल बिल्डिंग और हु इज नॉट। तो ये पोजीशन आके खड़ी हो गई है। तो आपको अलर्ट इसलिए रहना पड़ेगा क्योंकि अभी भी इसके अंदर बहुत सारे षड्यंत्र होंगे। अभी आपकी हालत बिल्कुल ऐसी हो गई है कि आप अमेरिका की तरफ जाओगे तो चाइना आपको डिस्टर्ब करेगा, चाइना की तरफ जाओगे तो अमेरिका आपको डिस्टर्ब करेगा। आपका इंटेलिजेंस वर्किंग कितना स्ट्रांग है और आप उसको कितना अंडरग्राउंड से काउंटर कर पाते हो, दैट विल डिपेंड ऑन योर ऑफिसर्स, और वो कितने नेशनलिस्ट हैं और कितने डेडिकेटेड हैं। जी जी, मैं आखिरी कमेंट आपको ट्रंप पे चाहता हूं। ये कहा जा रहा है कि इंडिया इज बीइंग यूज्ड अगेंस्ट चाइना एज अ पडल, मतलब ये जेफरी सैक का कहना है। वो कहते हैं कि भाई भारत को एक ढाल के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है, और चाइना से जो भी बीआरआई का हो, चाइना की जो एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसीज जो सो कॉल्ड यूएस कहता है कि अफ्रीका में, मिडिल ईस्ट में, पोर्ट्स में, मतलब एक तरीके से प्रोडक्शन में चाइना इस टाइम 35% ग्लोबल हिस्सेदारी रखता है। वो सिर्फ एक्सपोर्ट करता है, इंपोर्ट सिर्फ उसके पास रॉ मटेरियल आते हैं, इससे ज्यादा नहीं आता है, क्योंकि उसके पास एक प्रोडक्शन हाउस है। उसको काउंटर करने के लिए बहुत सारी चीजें हो रही हैं। भारत को एज अ ढाल यूज किया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी को एक छोटा सा कमेंट आता है कि वी वर गुड फ्रेंड्स, तो मोदी साहब उसी दोस्ती को, पुरानी दोस्ती को लेकर गदगद हो जाते हैं। मेरा सवाल सीधा सीधा आपसे ये है कि क्या ये चलता रहेगा? क्या पर्सनल रिलेशंस पर हमारी फॉरेन पॉलिसी चलेगी? डिप्लोमेसी तो दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रही है। हमारे डिप्लोमेट्स जो हैं वो खुद कहते हैं कि डिप्लोमेसी में पर्सनल रिलेशंस नहीं होने चाहिए। जो आज का मुद्दा है उस पर ही बात होनी चाहिए। तो ये जो यूएस इकोनॉमिस्ट भी बिग वार्निंग दे रहे हैं कि ट्रम्प कैन नेवर बी ट्रस्टेड। पीट नवारो के आपने ट्रेड एडवाइजर के जिस तरीके से कमेंट्स देखे, जेसन मिलर जिनकी फर्म भारत के लिए लॉबी करती है वो भी फोटो ऑप कर रही है। क्या कहना है आपको, भारत कहाँ चूक रहा है यूएस एडमिनिस्ट्रेशन के साथ? ये तो आपको अगर अब आप फ्लैशबैक में जाइए तो सारे वर्ल्ड की एक कॉमन स्टोरी है जहां पे अमेरिका इन्वॉल्व होता है। इंडिया की स्टोरी आप देख लो कि सडनली कहीं से फ्रॉम द ब्लू अन्ना हजारे आते हैं, केजरीवाल आते हैं, रामदेव बाबा आते हैं, और उन्होंने इतने जोर शोर से 2G में, और जबकि सीएजी के खुद चेयरमैन ने बाद में कमिट किया विनोद राय ने कि भाई मैंने गलत रिपोर्ट दिया था, 2G में कोई गड़बड़ नहीं हुई थी, न किसी को जेल भेजा गया। तो इसका मतलब ये था कि ये डीप स्टेट जो है वो इतना अच्छे से नैरेटिव क्रिएट कर पाता है कि अच्छे अच्छे मानने लग गए थे कि मनमोहन सिंह चोर है। हालांकि इट वाज अ डिप्लोरेबल पोजीशन फॉर अ मैन लाइक, जो नहीं जानते मनमोहन सिंह को उनको उनकी किताब पढ़नी चाहिए जो उन लोगों ने लिखा है। आपने अब्दुल कलाम जैसे आदमी को, आप प्रेजुडाइज इतने हो के अब्दुल कलाम को उसकी समाधि ढूंढने के लिए उसके फैमिली को जगह ढूंढनी पड़ी। ये नहीं होता है नेशनल रिस्पेक्ट। और यही हालत आप देखो चाइना में, पाकिस्तान में आप देखो तो बेनजीर भुट्टो ने थोड़ा सा टिल्ट दिखाया इंडिया की तरफ, शी डाइड। इमरान खान ने थोड़ा सा एशिया में पीस करने की कोशिश करी, यू डाइड। अब आप बीआरआई में और ब्रिक्स में जाने के बाद आपको सेटलमेंट तो कहीं ना कहीं करना ही पड़ेगा। अभी आप वॉर वाला सिचुएशन तो भूल जाओ। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द अमेरिकन एंड यूरोपियन रूलिंग पोजीशन। और इसका देखो अभी धीरे से जैसे आपको बाहर गूगल और ये दूसरे जब ये डीप सीक वगैरह आने लगे तो आपको पता चला
कि सबसे स्ट्रांग और सबसे अच्छा लीडर तो कर्नल गद्दाफी था लीबिया का। लीबिया में जब तक कर्नल गद्दाफी था, उसमें वहां पे एजुकेशन, ट्रांसपोर्ट, हॉस्पिटलाइजेशन सब फ्री था। वो अपना पूरा पैसा वेलफेयर पे लगाता था। द डे ही सेड कि अफ्रीका को एक कॉमन इकोनॉमी होनी चाहिए, हम लोग सेल्फ सस्टेनिंग है, हमारा खुद का एक धंधा होना चाहिए, और वी शुड स्टॉप अलाउइंग वी टू बी कॉलोनीज ऑफ दीज पीपल। आज वो रिएक्शन आ रहा है। तो अमेरिका को इस बात का भी डर है कि भाई डी डॉलराइजेशन भी होगा, डॉलर पे प्रेशर भी आएगा, और अभी जैसे वोस्ट्रो अकाउंट्स खुलने लग गए हैं, सब अपने अपने में डील करने लग गए हैं, तो ऑटोमेटिक है कि डॉलर पे प्रेशर आएगा। और ये कोई डिस्कस करने को तैयार नहीं है कि 36 ट्रिलियन की डेब्ट पे तो वो भी बैठा हुआ है। और जैसे हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया कि 15 ऐसी कंपनियां हैं जिसमें 50% ज्यादा अमेरिकन कंपनीज में स्टेक चाइना का है, आप उसको कैसे हटाओगे वहां से? तो अभी इसने एक लाइन पकड़ ली है कि भाई बीआरआई के कंट्रीज को कैसे भी करके डिस्टर्ब करो, लेकिन ये ज्यादा अब लंबा चलेगा नहीं, क्योंकि कंट्रियों ने भी रियलाइज कर लिया। आज अफ्रीका, वहां तुम 200 साल तक अफ्रीका को एक्सप्लॉइट करते रहे, तुमने उनको भूखा नंगा रखा, ऐसे बताया कि क्रिमिनल सही है, और वही 20 साल में चाइना ने उधर जाके उसको बीआरआई में ये सिखाया कि भाई देखो, आप मैं आपको इंफ्रास्ट्रक्चर बना के देता हूँ और आपका मिनरल्स लेता हूँ। उसने बहुत ही होशियारी से मिनरल्स पे भी कंट्रोल ले लिया और डेवलपमेंट करके ये प्रूव कर दिया कि भाई मैं कोई कॉलोनी बनाने वाला नहीं हूं। और आज भी देखिए, ये अभी नैरेटिव चालू कर रहे हैं कि भाई ये सब जो जितने कंट्रीज मैंने आपको नाम दिए 8 के, उनके पैसे वो लोग लौटाएंगे कैसे? तो अभी आप थोड़े दिन पहले देखिए कि ब्रिक्स बैंक के अलावा एक एससीओ बैंक भी बन रही है। एससीओ बैंक अभी उनको रिफाइनेंस करेगी। दे डोंट वांट नाउ आईएमएफ टू एंटर कि भाई हम आपको पैसा देते हैं, आप इनका पैसा चुका दो, जो चाइना अफ्रीका में ऑलरेडी कर चुका है। चाइना ने उनको सारे पैसे वापस लौटवा दिए कि भाई आप इनका आईएमएफ का पैसा दे दो, फिर आपके ऊपर कोई कंडीशंस लागू नहीं होंगी, और वी कैन सी द अफ्रीका ट्रांसफॉर्मिंग। तो यही होगा कि अभी आपको ये बैलेंस करने के चक्कर में आप सोच रहे हो कि मैं दोनों को बैलेंस करूं और फिर मेरा डिसीजन पावर बढ़ जाए कि आई विल बी द अथॉरिटी यू विल डिसाइड कि भाई ब्रिक्स में भी निगोशिएट कौन करेगा। तो आप अभी कतर की हालत देख लो। कतर ने यही कोशिश करी थी कि इजराइल, टर्की और इनके बीच में निगोशिएट करेगा, आज उसी के ऊपर बम गिर रहे हैं। कौन गिरा रहा है पता नहीं है। उसी वक्त वो स्टेटमेंट देता है ट्रंप कि भाई मैंने तो उनको अलर्ट किया था। तो आपको ज्यादा इन्वॉल्वमेंट अभी के टाइम में नहीं कर सकते हो। पहले ठीक था क्योंकि मैसेजेस वे ट्रैवलिंग वेरी स्लो, अभी तो 2 सेकंड के अंदर पूरी दुनिया को पता चल जाता क्या होता है। और नाउ यू आर नॉट ओनली डिपेंडेंट ऑन अमेरिकन एप्लीकेशंस, अभी आपके पास बाइडू है, हर कंट्री की अपनी अपनी सैटेलाइट्स हैं, हर कंट्री अपना फिल्टर मांग रहा है कि भाई हम लोग आपका जो गूगल में जो मैसेज जा रहा है उसको हम फिल्टर करेंगे। तो आई थिंक वो दबदबा कम होता भी चला जा रहा है। अभी देखिए, क्रोम ने बेचने की कोशिश करी थी, इसी चक्कर में क्रोम बिका नहीं जा रहा है, क्योंकि क्रोम जिसको भी बेचेगा वो बोलते हैं कि फिल्टर यहाँ रखोगे तो उसमें पैसा आएगा, वरना नहीं आएगा। तो काफी कुछ चेंजेस आए, काफी लोग सब अलर्ट हो गए। सो नाउ यू विल हैव टू डिसाइड। हमको तो हमारा 140 करोड़ का पोटेंशियल है, उसको कैसे यूज करना है, जब तक उसकी आप थियरी डेवलप नहीं करोगे आप इसी तरह रहोगे जहां अभी आप हो। जी बिल्कुल। मैं इनफैक्ट आपको एक और बात बताना चाहता हूं। एक ऑर्डर इश्यू हुआ था सितंबर 1 को, इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट, जिसमें हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी, क्रिश्चियन अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल से जो एंट्री कर रहे हैं दिसंबर 31, 2024 तक, उनको सिटीजनशिप दे दी जाएगी। ये अमेंडमेंट बिल को त्रिपुरा की, इनकी बीजेपी की एलाई है तृप्ता मोता, उन्होंने भी अपोज किया। उन्होंने कहा कि ये सब नहीं चलेगा। तो ये जो पॉलिसीज हैं, भारत की इंटरनल पॉलिसीज, एक्सटर्नल पॉलिसीज, ये हिंदू राष्ट्र की परिभाषा, नेपाल में जो जनरेशन जी का जो आंदोलन है वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को लेकर है, हिंदू राष्ट्र बनाने को लेकर नहीं। उसको तोड़ मरोड़ कर किस तरीके से यहाँ गलत बयानी की जाती है और वही आरएसएस के एजेंडे को आगे कर दिया जाता है, इस पर लोगों को सतर्क रहना है। और जियो पॉलिटिक्स के द्वारा समझना चाहिए इन एक्शंस के पीछे का असली मतलब क्या है। कहीं पे निगाह है, कहीं पर निशाना। नेपाल पे निगाह है, बीआरआई पर निशाना। आज की परिचर्चा में भाग लेने के लिए गिरीश जोशी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, थैंक यू।